जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमें बड़े सौभाग्य से ओंकार चौधरी सर का टाइम मिला और मैं इस टाइम को बहुत प्रिसाइजली यूज करना चाहता हूं एक ऐसे टॉपिक को समझने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझना जरूरी है। और वो है कि राहुल गांधी पिछले कुछ टाइम से, मैं ये कहूंगा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का जो मामला था, जो उद्घाटन हुआ, उसके बाद एकदम से राहुल गांधी का एक नैरेटिव चला, आरक्षण खतरे में, 400 पार आ गया तो ताकतवर हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, आखिरी चुनाव हो जाएगा। ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद अगर हम राहुल गांधी की स्टेप बाय स्टेप पॉलिसीज को देखें और उसकी एक जो पीक था वो हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट 1 जुलाई को, जब राहुल गांधी ने सब चीजों को साइड में रखा और किसी की नहीं सुनी, कुछ नहीं किया और सिर्फ एक काम किया कि मैं तो बोलूंगा, मैं सारी परंपराएं तोड़ूंगा, मैं सारी व्यवस्थाएं तोड़ूंगा और जो मैं कह रहा हूं झूठ है, सच्चा तुम्हें मानना पड़ेगा। और उसकी पराकाष्ठा तब पहुंचती है जब अग्निवीर मामले में फंसने के बावजूद डिफेंसिव होने की जगह एग्रेसिव हो रखे हैं और कहीं ना कहीं सेना को भी घसीट लिया। इस मामले में सेना को सफाई देनी पड़ी, सब चीजें। ये पॉलिटिक्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो केजरीवाल से दिखाई देती है, केजरीवाल वाली, जो 2013 के आसपास से शुरू होती है जब वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। चाहे दिल्ली पुलिस का मामला हुआ, चाहे कुछ भी मामला हुआ, वो सिर्फ शोर शराबा, हाय तौबा, झूठ सच, इससे मतलब नहीं है। एक लाइन उठाएंगे, उसी को गाना शुरू कर देंगे और अपनी बात पर ऐसे अड़े रहेंगे, सिद्धांत विद्धांत भाड़ में जाए, सिर्फ एक काम करेंगे, झूठ सच कुछ भी हो बोलते रहेंगे और मीडिया में प्रेजेंस बनाते रहेंगे और टारगेट ऑडियंस को तक पहुंचाते रहेंगे। क्या सर हम दोनों की पॉलिटिक्स को कुछ कंपेयर कर सकते हैं? क्या भारत में इससे भी पहले भी ऐसी कोई राजनीति होती रही है, या ये कोई नई राजनीति है, या कॉपी पेस्ट केजरीवाल? क्योंकि सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक अभी पोस्ट देखा, थोड़े दिन पहले तक केजरीवाल जब जेल से छूटे तो वो आया, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, मोदी डर के भाग गया। एग्जैक्टली वैसे ही पोस्टर अब राहुल गांधी के दिखाई दिए, शेर ने दहाड़ लगाई और मोदी भाग गया। यानी काफी सिमिलैरिटी मुझे नजर आई इन दोनों की राजनीति के बीच में, या यूं कहें केजरीवाल भले ही जेल में है, उनकी राजनीति को अडॉप्ट कर लिया राहुल गांधी ने। अब वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में सर आपसे पूछना था सर। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका मुझे याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हरिमोहन जी, आपने अच्छा किया लास्ट में अरविंद केजरीवाल की जेल का जिक्र कर दिया। मेरे लिए दर्शकों को भी और आपको भी समझाना बड़ा आसान हो गया कि अगर ये अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उनका अंत देख लीजिए, उनका हश्र देख लीजिए कि क्या हुआ है। जो ये शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं राजनीति में, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसे हजारों दृष्टांत आपको भारतीय और दुनिया की राजनीति में मिल जाएंगे, जब लोगों ने शॉर्टकट अपनाए और वो दुर्गति को प्राप्त हो गए। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तुलना की अगर हम बात करें, तौर तरीकों की बात करें और एग्रेसिवनेस की बात करें कि साहब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी राजनीति शुरू की, और उससे भी पहले जब वो राजनीति में नहीं थे और अन्ना हजारे के आंदोलन शुरू होने से भी पहले जब एनजीओ टाइप एक मुहिम उन्होंने चलाई थी और जब ये कई चेहरे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते थे, जिसमें वो कागज का एक पूरा बंडल लेकर के आते थे, कैमरों के सामने लहराते थे, एक माहौल बनाते थे कि जैसे सारी व्यवस्था सड़ गई है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब कुछ गड़बड़ है, सब मिले हुए हैं और बस ये दूध के धुले हुए हैं, ये तो पता नहीं कितना बड़ा बदलाव कर देंगे। और उसके बाद जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करके अन्ना हजारे को मना करके रालेगण सिद्धि से यहाँ दिल्ली में लाया गया, वो आंदोलन शुरू किया गया, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया और फिर अचानक इन लोगों ने कहा कि
साहब बिना कीचड़ में उतरे काम चलेगा नहीं, हमको राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी। फिर राजनीतिक पार्टी बनाई, उसका नतीजा सबके सामने है। 3 बार ये चुने गए, एक बार 28 सीटें, एक बार 67 सीटें, एक बार 64 सीटें। और ज़ाहिर है मुख्यमंत्री भी बने। और कैसे मुख्यमंत्री बने, अब ये सारा केवल दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, मतदाता है, वही नहीं, पूरे देश को समझ में आ गया है कि कैसे मुख्यमंत्री थे, कितने कट्टर ईमानदार थे। और जो इनके वित्त पोषण करने वाले देश के भीतर भी और देश के बाहर भी बैठे हुए हैं, उनको भी पता चल गया। अब तो बल्कि पन्नू सन्नू ये आकर के छाती पीट रहे हैं, हमसे 133 करोड़ रुपया ले लिया और जो हमसे वादा किया था वो भी नहीं किया। लेकिन जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, अगर हम बस उनको याद कर लें तो समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की टोटल राजनीति क्या थी। जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, तो ये दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और छातियां पीटते थे। आज फला अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आज उसमें तो केवल 7 घंटे की बची हुई है। मतलब इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक तरफ तो ये अटैक कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, और जब बाद में रिपोर्ट्स आई, जांच कमेटियां बैठी, तो पता लगा कि ना तो ये ऑक्सीजन मंगाने के प्रति सीरियस थे, ना इनके पास ऑक्सीजन मंगाने के लिए टैंकर हैं, ना इनके पास भंडारण की व्यवस्था है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने का प्रयास किया। और उसी समय शीश महल बनवाया जा रहा था। उसी समय शीश महल बनवाने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अगर एक साथ ये सरकारी खजाने से 10 करोड़ विड्रॉ करते तो उसके लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ता, एक कमेटी होती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती। वो सब बचने के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपया विड्रॉ किया गया। जो पेड़ कटवाए गए, वो जो एनजीटी है या जो दूसरी संस्थाएं हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी 4 पेड़ कटवा दिए, कभी 5 कटवा दिए, कभी 3 कटवा दिए। इन्होंने एक तरीके से इतना डर्टी मतलब वर्क किया उस समय। एक तरफ लोगों की लाशों की ढेर लग रहे थे, दूसरी तरफ ये शीश महल बनवा रहे थे 54-55 करोड़ रुपए का, और तीसरी तरफ ये साउथ ग्रुप से शराब घोटाले पर सौदेबाजी कर रहे थे। चार्टर प्लेन भेज करके वहां के शराब कारोबारियों को दिल्ली बुला करके उनसे मुलाकातें कर रहे थे और शराब घोटाले का, नई शराब नीति का ड्राफ्ट उनकी सलाह पर तैयार करवा रहे थे। इससे अरविंद केजरीवाल के टोटल चरित्र का पता चलता है कि ये इससे निचले स्तर पर जाने वाला कोई पॉलिटिशियन अभी कम से कम इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ नहीं है। अब आते हैं साहब राहुल गांधी पर। राहुल गांधी कब कब विदेश यात्राओं पर जाते थे, विदेश यात्राओं के दौरान किन किन से मिलते थे, क्यों मिलते थे, जिन टूल किट का चर्चा बड़ा भारी रहा अलग अलग समय पर, वो टूल किट की सलाह कौन देता था, उसको डिजाइन कौन करता था, उसको तैयार कौन करता था, और हर विदेश यात्रा के बाद यहाँ कुछ ना कुछ अप्रिय अशुभ क्यों घटता था, ये भी हमें शोध कर लेना चाहिए इस पर। और बहुत शोधार्थी होंगे, जिसका इंटरेस्ट इसमें होगा उनको करना चाहिए। कभी पेगासस पर पार्लियामेंट को रोको, पूरा पूरा सेशन वॉश आउट कर दो, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कर दो, कभी कोई बीबीसी अगर 20 साल पुराने गुजरात दंगों पर 2 किस्तों में कोई डॉक्यूमेंट्री जारी कर देती है, तो उस पर पार्लियामेंट को जो है डिस्टर्ब करो।
अभी मणिपुर की कोई एक वीडियो 70 दिन पुरानी अचानक से, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उससे 1 दिन पहले निकाल करके और मीडिया को दे दो, उसको जारी करवा दो। यानी देश को बर्बाद करना है। लंदन में आप जाते हैं, आप बैठ करके वहाँ कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई जलाने की ज़रूरत है। कभी आप कहते हैं कि साहब हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। कभी आप कहते हैं कि जुडिशियरी जो है वो स्वतंत्र और तटस्थ तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उस पर तरह-तरह के दबाव हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप मीडिया ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर बहुत बड़ा प्रेशर है। यानी जो हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनके बारे में आप गलत बयानी करते हैं। फिर आप विदेश की धरती में बैठ कर के कहते हैं कि साहब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और मुझे आश्चर्य है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं, हमारे यहाँ प्रेशर बिल्डअप नहीं कर रही हैं मोदी सरकार पर। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस तरह की रही है और राहुल गांधी की राजनीति का तौर तरीका क्या है, इनमें अगर आप कोई सिमिलरिटी ढूँढना चाहें, तो ढूँढ लें, दर्शक भी ढूँढ लें। अब आते हैं इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में अगर आगे बढ़े हैं, तो किसकी कीमत पर बढ़े हैं? जब ये दिल्ली जीतते हैं तो 15 साल का कांग्रेस पार्टी का, शीला दीक्षित का शासन का अंत होता है। इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करते हैं और जैसी भी सरकार चला रहे हैं और जैसे इन्होंने पेरिस बनाने का या लंदन बनाने का जो भी सपना दिखाया था, और हकीकत में किस तरह की दिल्ली मिली है और किस-किस तरीके से पॉल्यूशन होता है, तो हरियाणा ज़िम्मेदार, पंजाब ज़िम्मेदार, जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी तो अमरिंदर सिंह ज़िम्मेदार या पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़िम्मेदार। अगर पानी की कमी होती है, हर गर्मी में होती है, तो हर सीज़न में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा, अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ रहा, हिमाचल नहीं छोड़ रहा। अच्छा है ये लोग ये नहीं कह रहे कि यमुना पानी नहीं दे रही हमें, या कुदरत जो है वो हमसे विश्वासघात कर रही है, दिल्ली की जनता से बदला ले रही है और ऊपर से पानी ही नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी खुद कुछ नहीं करना है। हर सीज़न में अगर कोई ज़िम्मेदार सरकार होती, तो वो तौर तरीके ढूँढती कि भई हम कैसे मैक्सिमम पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने नागरिकों के लिए। वो कौन से तौर तरीके हो सकते हैं? या तो इतना बारिश होती है, इतना जल भराव हो जाता है, यमुना उफन पड़ती है, तो क्या आपने पानी के स्टोरेज की कोई व्यवस्था की? जवाब है कि नहीं की। या दूसरे कोई तरीके अपनाए, कोई विशेषज्ञों की टीम लगाई? नहीं लगाई। क्योंकि जब ऐसे ही काम चल रहा है, दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना है, आप वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी आप हरियाणा को ब्लेम गेम करते हैं, केंद्र सरकार को ब्लेम गेम करते हैं, बदनामी करते हैं उनकी और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। लगभग वही रवैया राहुल गांधी का है। इन दोनों में एक और सिमिलरिटी है, ये दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां बकते हैं और उन्हीं को टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं? इनमें होड़ लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल को भी ये गलतफहमी है, उनके संगी साथियों को भी ये गलतफहमी है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे तो पूरे देश में हम आम आदमी पार्टी का विस्तार कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पैखाना खाना है तो हाथी का खाओ, यानी इतने बड़े आदमी पर जो है अटैक करो कि उसकी चर्चा हो। दूसरे, जिस तरीके से मीडिया इन्होंने साध रखा है, मैनेज किया हुआ है दिल्ली का, जिसको हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, तो ये कलाकारी इस देश में और किसी पॉलिटिशियन को आई नहीं, जो अरविंद केजरीवाल को आ गई और उन्होंने मैनेजमेंट अपना पुख्ता कर लिया, सारे मीडिया को साध लिया। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो लाइव प्रसारण होता है,
इनकी जनसभा है तो लाइव प्रसारण होता है, इनका रोड शो है तो लाइव प्रसारण होता है, कुछ भी हो वो लाइव दिखाया जाता है। इस देश में हरि मोहन जी मुझे बताइए कितने चीफ मिनिस्टर हैं? 30 से ज्यादा हैं। और मीडिया में चमकता कौन है, चर्चा किसका होता है? केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। तो इस देश में जो बाकी के मुख्यमंत्री हैं उनको मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जाता? या तो वो नाकारा हैं, या वो अपने प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे, या वो अपनी जनता के लिए काम नहीं कर रहे। केवल एक ही मुख्यमंत्री है और वो भी शहरनुमा मुख्यमंत्री। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिस तरीके से एक मेयर काम करता है, बस लगभग उतने ही तो अधिकार हैं अरविंद केजरीवाल के पास। सर शायद 550 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट बजट है वो डिफरेंस क्रिएट करता हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, ये जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बल्कि अगर शुद्ध भाषा में कहूं तो खरीद रखा है, तो वैसी कलाकारी इस देश में कोई दूसरा और नेता नहीं कर पाया है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई। यहां तक कि जिस भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता है कि उसके पास हजारों करोड़ रुपए का कोष है और उसको और सारी पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा डोनेशन मिलता है, वो भी नहीं मीडिया को खरीद पाई। मीडिया में बैठे हुए ज्यादातर लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, या ये चलवाते रहते हैं, यानी आम आदमी पार्टी चलवाती रहती है कि साहब अब ये प्रोग्राम चलाओ, अब ये प्रोग्राम चलाओ, अब नरेंद्र मोदी को ऐसे बदनाम करो, अब वैसे बदनाम करो। तो ये मीडिया मैनेजमेंट है इनका। अच्छा, वो राहुल गांधी ने अपनी जो आईटी सेल का विस्तार किया है, और देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जिस तरीके से इनके वीडियो को दौड़ाया जाता है, जैसे इनके वीडियो जारी होते हैं, वैसे ही उसके जो लाइक हैं, उसकी जो फॉरवर्ड वाली जो इनकी एक पॉलिसी रहती है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लाइक किसको मिले, सबसे ज्यादा किसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, सबसे ज्यादा किसको सुना जा रहा है, तो वो सारा एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए तो बहुत हद तक इन दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन मोदी को ज्यादा गाली देता है, और गाली देकर के स्पेस जो हड़पने वाली बात होती है, वो कौन ज्यादा हड़पता है। इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों की जो पॉलिटिक्स है, वो एग्रेसिवनेस के नाम पर, मतलब बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघ रही है। इस सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी में चीन की सेना से झड़प हो, डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो 72 दिन का, 73 दिन का, उसमें बजाय चीन की निंदा करने के, पाकिस्तान की निंदा करने के, हमारी सेनाओं के पराक्रम पर, उनके कौशल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर, काबिलियत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ये एक तरह की दोनों में होड़ है। तो वहां तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी है, लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर के एक सवाल पर बात करता हूं। देखिए, अब राहुल गांधी हैं नेता प्रतिपक्ष, घोषित हैं, मान्यता मिल चुकी है, स्पीकर ने घोषित कर दिया है। बहुत पीछे ना जाएं राहुल गांधी, बस 90 के दशक का थोड़ा सा रिकॉर्ड खंगाल लें, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। उस समय देश में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। मीटिंग कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि ये जो क्राइसिस है, उन्होंने पहले पूछा कि भाई इस समय हमारे खजाने की स्थिति क्या है। तो मनमोहन सिंह ने बताया कि साहब बस 7-8 दिन का रिजर्व है, कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत 20% डाउन करनी पड़ेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि इसका इसका नतीजा क्या होगा। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि साहब विपक्ष जो है इस चीज को सिरे चढ़ने नहीं देगा, देश में हंगामे होंगे, बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा आप 20 मिनट अपने दफ्तर में इंतजार करो, 20 मिनट बाद बात करते हैं।
पीवी नरसिम्हा राव ने अटल जी को फ़ोन किया और अटल जी को बताया कि ये सिचुएशन है, जो हमारा फॉरेन रिज़र्व है वो बहुत कम है। ये अप्रिय फैसला हमें देश हित में लेना पड़ेगा। अटल जी ने कहा कि आगे बढ़िए पीवी नरसिम्हा राव साहब, हमारी तरफ से आप पूरी तरीके से विश्वस्त रहिए। हम देश हित के जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को तूल नहीं देंगे, पार्लियामेंट में नहीं उठाएँगे, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं उठाएँगे। ये होता है नेता प्रतिपक्ष, यानी देश सर्वोच्च, बाकी की राजनीति बाद में। और उसके बाद फिर जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ निर्मित हुई और जो ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण का दौर और जो फैसले लिए गए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, उन्हीं का आज नतीजा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं दुनिया की और 2027-28 तक, बल्कि उससे भी पहले हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। उन जो उदारवादी नीतियां थी, जो आर्थिक उदारीकरण का दौर उस समय शुरू हुआ था, हर सरकार ने उसके बाद उसको जारी रखा, किसी ने उसमें बाधा नहीं बनने दी। ये क्या कर रहे हैं? ये नेता प्रतिपक्ष कहीं से भी लग रहे हैं क्या आपको? इनका आचरण, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके झूठ और जिस तरह की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कई बार लगता है कि बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचने में लोगों की उम्र खप जाती है और कितना उनको जो है संघर्ष करना पड़ता है। और ये देश अभी भी इतना लल्लू नहीं है, यहाँ की जनता इतनी लल्लू नहीं है कि जो किसी पप्पू को प्रधानमंत्री बना करके बैठाएगी। अभी भी 3 चुनाव के बाद भी कांग्रेस की उतनी सीटें कुल नहीं, तीनों की जोड़ लें तो उतनी सीटें नहीं बनती हैं जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी को 3rd मुकाबले में मिली हैं, 240। और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तो नैतिक हार हुई है, उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। और 99 सीट लेकर के कॉलर खड़े कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। तो यार, इतनी बेवकूफ भी मत समझो इस देश की जनता को, और नरेंद्र मोदी को भी ऐसा मत समझो कि उनको राजनीति नहीं आती है, या जो थोड़ा बहुत झटका इस बार लगा है वो किन कारणों से लगा है उसकी भी मीमांसा हो ही रही है, व्याख्या हो रही है, वहाँ भी आत्मचिंतन, आत्ममंथन हो रहा है। तो बहुत सारे कारण होंगे, और मैं तो अपने प्रोग्राम्स में ये बात कहता रहा हूँ कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यूपीए कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। इस 10 साल में कांग्रेस कहाँ सिमट गई थी 2014 में? 44 सीटों पर। और नरेंद्र मोदी भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 2014 से 2024 तक। उनकी सीटों की संख्या कितनी थी? 240। बस यही पता चल जाता है कि आपको तो 44 सीटों पर समेट दिया था 10 साल के शासन के बाद, और नरेंद्र मोदी को फिर भी 240 पर रख करके सम्मान दिया है इस देश की जनता ने। सर, जिस तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, मुझे तो ये चीज़ समझ में आई कि पीएम बनने की जल्दबाजी में राहुल गांधी शायद भारत तोड़ो या भारत विरोध की नीति पर चल चुके हैं, और वो एक जल्दबाजी है और उसमें नैतिकता का चोगा ओढ़ रखा है, और के मतलब और संविधान बचाने का चोगा ओढ़ रखा है, यानी भेड़ की खाल ओढ़ रखी है कि देखो मैं बचाने आया हूं। अब आगे जो होगा वो तो हमारी जनता के विवेक पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके से या किस सिचुएशन में जाकर इस चीज को किस तरीके से इस चीज को लेती है, कहाँ इस चीज को इंटरप्रेट करती है, वोट किस तरफ देती है, देश के लिए या फिर घबरा कर या डर के माहौल में। खैर सर, जिस तरीके से आपने समझाया, दैट इज अल्टीमेट, टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वेस्ट करेंगे आगे भी मिलते रहे टाइम। थैंक यू सर। हमारा चैनल ज्योतिर्मय और सर का चैनल OCN नेटवर्क, इन दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।